इम्प्रेशनिस्ट जो हैं दे वर ब्लेम्ड फॉर द फॉर्मलेसनेस, कि उन्होंने जो फॉर्म जियाटो ने रीगेन की थी आफ्टर सो मेनी सेंचुरीज, तो उसको इन्होंने लूज किया। अब सज़ैन जो है वो जब रीगेन करता है फॉर्म को, उसका एक अपना तरीका है रीगेन करने का कि वो किस तरह से लीनियर रिदमिकल डिविजन्स करता है और फिर वो कलर्स की प्लेन्स को अप्लाई करता है और एक रंग के साथ दूसरा रंग लगा के तो वो ये देखता है कि क्या एक विजुअल टोन क्रिएट होती है जिससे कोई एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट जो है वो पेंट हो रहा है। अब गुगेन जो है ही इज एन अदर पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट, और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है बिकॉज इसने जो अपने काम को किया उस इसकी मूवमेंट में से आगे चलकर तीन और मूवमेंट्स निकले इसके काम में से। एक निकली फॉविज्म, दूसरी निकली सिंबलिज्म और तीसरी निकली आर्ट नोवा। वो अभी आप ग्रेजुअली जैसे जैसे इसका काम देखते जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे इसके काम में से ये सारी मूवमेंट्स निकली थी। अच्छा, अब जो है इसने एक किताब लिखी जिसका नाम है नो नो नोआ। नोआ है इसकी बुक का नाम। और इसका जो काम था बिल्कुल सज़ैन की तरह ही इसकी भी बात आप देखेंगे दैट ही वांटेड टू कंट्रोल नेचर रादर देन टू रिकॉर्ड नेचर। इनका ख्याल था कि इम्प्रेशनिस्ट जो हैं वो जो काम कर रहे हैं उसमें वो सिर्फ एक सरफेस डेकोरेशन टाइप का, सॉरी बच्चों, सरफेस डेकोरेशन वो सिर्फ एक रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि वो डिफरेंट टाइम की लाइट को पेंट करते थे, तो इनका ख्याल ये था दैट आर्ट शुड बी समथिंग मोर देन दिस टाइम रिकॉर्डिंग। तो इसके लिए ये भी सुज़ैन की तरह चाहता था कि जो आर्ट है इट शुड बी टू कंट्रोल नेचर रादर देन टू रिकॉर्ड। और उसमें इसने जिस चीज को ज्यादा इस्तेमाल किया है वो एक चीज है इसकी फॉर्म्स जो ये यूज करेगा और कलर्स। सज़ैन में हमने देखा कि फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, लाइन इम्पॉर्टेंट है, पैचेस ऑफ कलर्स में काम कर रहा है, लेकिन उसके जो कलर्स हैं वो थोड़े से सबड्यूड हैं, कंट्रोल्ड हैं, इतने ज़्यादा जो हैं वो ब्राइट और ब्रिलियंट टोन्स में काम नहीं वो कर रहा, थोड़े से सबड्यूड कलर्स में काम कर रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज गुगैन के काम के अंदर हमने देखनी है वो ये है that he will go back to primitive civilizations for references। उसका ख्याल ये था कि जितनी भी कल्चरल डेवलपमेंट है, सोसाइटल और कल्चरल डेवलपमेंट, उसने आर्टिस्टों को बहुत हद तक मटीरियलिस्टिक कर दिया और उनकी अप्रोच भी मटीरियलिस्टिक है। जबकि एक आर्टिस्ट की अच्छी और सही जो इंस्पिरेशन है वो प्रिमिटिव आर्ट है, बिकॉज उसके नज़दीक प्रिमिटिव आर्ट क्या है, यानी कि जो पुराना आर्ट है, बहुत पुराना, स्पेशली अफ्रीकन कल्चर्स के अंदर है, आपकी केव्स के अंदर है, जो बिल्कुल शुरू का टाइम पीरियड, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स में जब जाते हैं तो अर्ली हम होमोसिपियंस का जो आर्ट देखते हैं, क्योंकि उसके नज़दीक ये वो आर्ट है जो बहुत ही प्योर फॉर्म में है। वेयरएज़ हम जब उसको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्राइंग्स और पेंटिंग्स पे अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं जी ड्राइंग अच्छी नहीं, बहुत डिस्टॉर्टेड फिगर्स हैं, उन्हें ड्रॉ करना नहीं आता था। लेकिन उसका ख्याल ये है कि अगर उनको ड्रॉ करना नहीं आता था तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो भी ड्रॉ किया था इट वाज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ड्राइंग, क्योंकि उन्हें वो सिखाई नहीं गई थी, वो उन्होंने खुद से देखी थी चीजें और फिर उसको ट्रांसफर किया था ऑन पेपर। सो फॉर हिम जितनी भी प्रिमिटिव सिविलाइजेशंस हैं वो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है। और जो बाकी चीजें इसके काम के अंदर डोमिनेट करनी है वो है कलर और थिक बोल्ड लाइंस। ठीक है। और अगर आप पेज 248 को खोल लो, साथ में आपके पास है, तो आप देखोगे कि लास्ट पैराग्राफ में जहाँ है, द इन्फ्लुएंस ऑफ Gauguin's पॉइंट ऑफ व्यू हैज बीन ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ Matisse स्टाइल। अब हेनरी मतीस आप आगे पढ़ोगे। हेनरी मतीस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ altogether new movement which was Fauvism। तो अभी मैंने आपको बताया जैसे इसके काम में से तीन डिफरेंट पूरी पूरी मूवमेंट्स निकलनी है, जिसमें से एक हेनरी मतीस जो है वो फॉविज्म स्टार्ट करेगा।
और वो इसके कलर्स को उठाएगा। अभी आप जब इसका डिटेल से काम देखोगे तो आपको समझ आएगा। इसी तरह से जो वैन गॉग का काम है उससे आगे चल के एक्सप्रेशनिज्म निकलेगी। और एक्सप्रेशनिस्ट की जो ब्रांच थी डायब्रूक ब्रांच, वो बहुत स्ट्रांगली इंस्पायर होते हैं इसके साथ। अच्छा, in his own time, Gauguin was a typical example of post-impressionist revolt against the purely representational character of impressionism. अभी मैंने आपको बताया जैसे कि ये इम्प्रेशनिज्म का इनके ऊपर क्या वो था कि ये उसके अगेंस्ट काम करना चाह रहे थे, और उसके लिए इन्होंने रिदमिकल अरेंजमेंट्स जो थी वो उठाई थी, और थिक बिग बोल्ड एंड ब्राइट कलर एरियाज में उसने अपने काम को डिवाइड किया था। ठीक हो गया। अब इसके लिए उसको ये था कि जो पेरिस की डेवलप्ड सोसाइटी है वहां पर रहकर उसे ये चीजें एक्सपीरियंस करने को नहीं मिलती थी। फॉर दैट रीजन ये जो पेरिस के इर्द गिर्द जो वो आप कह सकते हो रिमोट एरियाज थे, जिसके अंदर पोलिनेशिया है, और एक और जगह आती है टहीटी है जहाँ ये जाता है, ये वो इलाके थे जहाँ पर डेवलपमेंट कंपैरेटिवली यूरोप के अंदर कम हुई थी। और आपको अगर याद हो रोमांटिसिज्म में तो डेलाक्रॉय ने क्या किया था, वो भी जो है एग्जॉटिक प्लेसेस चला गया था, अल्जीरिया गया था, मोरक्को गया था, टर्की गया था। और ये वो जगह थी जहाँ पर उसको ये ईस्टर्न कंट्रीज कहलाती है ना, ये ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर उसको, ये लाइंस क्यों हो रही हैं? ईस्टर्न कंट्रीज जो थी उसके अंदर इसको ये लगा के यहाँ पर बहुत प्योरेस्ट फॉर्म है कलर की। और फिर सेकेंडली वहाँ की जो लाइट थी वो इतनी ब्राइट डे लाइट थी कि यूरोप की लाइट तो बहुत ही डल है, सिल्वरी है, इस टाइप की है। तो एक सेकंड,